चांदी हो गया, सोना हो गया, टीन हो गया, ये सभी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। जिस पर क्या था, एक सींग वाले बैल बने हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये नीचे वाला भाग घिरा हुआ नहीं था। ये लोथल किस कारण प्रसिद्ध है, तो लोथल जो है जहाज निर्माण और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लो दोस्तों, मैं वसीम अकरम। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां ली, जिसमें हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में और धौलावीरा के बारे में, यानी 3 जगह के बारे में हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। अभी भी लगभग हड़प्पा का 10 से 12 जगह बचा हुआ है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं बताता चलूं कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हड़प्पा नामक जगह है। ये है हड़प्पा, इस मैप में देखिएगा, भारत के मैप में हड़प्पा नामक ये जगह है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पर है धौलावीरा। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो बचा हुआ जगह है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। साथ ही इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस है उसको भी हम लोग यहाँ पर कराएंगे। हर चीजें आपको हमने बताने का प्रयास किया, तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी कराते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। चलिए देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत का मैप और ये बगल में है हमारे पाकिस्तान का मैप। देख रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये भारत, ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी वजह से हम लोगों को भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी पढ़ना पड़ता है हड़प्पा सभ्यता के कारण। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के बारे में। ये है हमारा मोहनजोदड़ो, देखिए ये है मोहनजोदड़ो, ये दिख रहा होगा आपको, मोहनजोदड़ो। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा के बारे में। दूसरा हम लोगों ने दूसरा जगह के बारे में पढ़ा था हड़प्पा के बारे में। ये दोनों जगह जो है वो पाकिस्तान में है। तीसरा जगह जो हमने पढ़ा था वो भारत में था और वो था धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो है वो भारत में है। और ये 3 जगह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के चौथे स्थल के बारे में, जिसका नाम है राखीगढ़ी, जो कि भारत में स्थित है। कहां पर है एग्जैक्टली वो चीजें देखने का प्रयास करेंगे, मैप में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए कि ये घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित है। घग्गर हाकरा नदी, जिसको हम लोग सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। पुराने समय में, प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी हुआ करती थी वो गायब हो चुकी है। उसका कुछ अंश जो है घग्गर हाकरा नदी में ही आकर के मिला हुआ है। इसीलिए ये राखीगढ़ी जो है वो घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है, हिसार जिला हरियाणा में है। मतलब हरियाणा का एक जगह है हिसार, वहीं पर स्थित है। चलिए दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी का जगह देखिए ये है हमारा प्यारा राखीगढ़ी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इस राखीगढ़ी के बारे में, यानी कि जो हरियाणा में स्थित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ विशेषताएं इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले इसके जो खोजकर्ता थे वे पूछे जाते हैं सूरजभान थे। इनकी खोज किसने की थी, सूरजभान ने की थी 1963 में। सूरजभान ने 1963 में राखीगढ़ी की खोज की थी। बात समझ में आ गया होगा। अब किसी के खोज करने वाले का नाम नहीं जानना है, 3-4 का ही खोज करने वाले का नाम जानना था। बेसिकली 3 का, हड़प्पा का जानना था, मोहनजोदड़ो का जानना था और राखीगढ़ी का। यही 3 पूछा जाता है, जो कि हमने आपको बताया। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं कि भारत में, यानी कि भारत में बात करें, सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, वो है हमारा प्यारा राखीगढ़ी। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो बताइएगा आप मोहनजोदड़ो। कौन सा, वो बताइएगा मोहनजोदड़ो, ये वाला मोहनजोदड़ो, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि भारत में, यानी कि इस साइड पर भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताइएगा वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। बात समझ में आ गया होगा। राखीगढ़ी से मिले मानव अस्थि अवशेषों, यानी कि राखीगढ़ी से जो इंसान की हड्डी मिली है उसका जब डीएनए टेस्ट किया गया, उसका जब डीएनए परीक्षण किया गया, तो इससे यह पता चला कि यहाँ जो लोग बसे थे ना उस टाइम पे, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, यानी कि कब, 2500 बीसी से 1750 बीसी, यानी ईसा पूर्व के बीच जो आदमी इसमें रह रहे थे हड़प्पा सभ्यता में, इन शहरों में जो आदमी रह रहे थे वो कैसे थे, वो आर्य नस्ल के नहीं थे। मतलब को बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं था। आर्य नस्ल मतलब मध्य एशिया से कोई आया नहीं था, बल्कि वो प्योर स्थानीय भारतीय मूल के निवासी थे। यानी कि वहां बसने वाले जो थे वो आर्य नहीं थे। आर्य तो बाद में आया, आर्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद में भारत आए हैं, ठीक है। बल्कि वो कौन थे, वो प्योर भारतीय निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी थे वो प्योर भारतीय निवासी थे, वो मूल रूप से भारतीय निवासी थे, वो कोई बाहरी
आर्य नहीं थे। बात समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो पांचवा हमारा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जो पांचवा जगह है उसका नाम है कालीबंगा या कालीबंगन बोलते हैं इंग्लिश में, कालीबंगा। तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा कहां पर स्थित है, ये घग्गर नदी के किनारे पर है। कहां पर है, ये घग्गर नदी के किनारे पर है। किस जगह पर है, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी जगह, कालीबंगा। चलिए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कालीबंगा एग्जैक्टली हमारा कहां पर है। अभी तो कालीबंगा आप राजस्थान में खोजिएगा, देखिए कालीबंगा इस जगह जब खोजिएगा आप राजस्थान में तो आपको यहां पर दिख जाएगा कालीबंगा। बात समझ में आया, ये आपको दिख जाएगा कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो चलिए कहने का मतलब है अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी भारत में स्थित है। क्या है इसकी विशेषता, देखिए कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग गहरा काला था, मतलब कि कालीबंगा नाम करके जो जगह है, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है, वहां की मिट्टी का रंग कैसा था, गहरा काला था, मतलब बहुत ज्यादा डीप काला था, बहुत ज्यादा काली मिट्टी वहां पाई जाती थी। इसीलिए उसका नाम जो है कालीबंगा रखा गया, उसका नाम कालीबंगा पड़ा। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि कालीबंगा की क्या विशेषता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीज मिला, यहां से एक लाल मिट्टी के बर्तन मिले। यहां से क्या मिला, एक लाल मिट्टी का बर्तन मिला, ठीक है, जिस पर काले रंग से डिजाइन की गई थी, जिस पर क्या था, काले रंग से डिजाइन किया हुआ था। बात समझ में आया, एक लाल बर्तन मिला। देखिए कालीबंगा से क्या मिला, एक लाल मिट्टी का बर्तन मिला, मिट्टी का एक लाल बर्तन मिला, उसके ऊपर काले रंग से जो है डिजाइन किया हुआ था, जो देख सुंदरता बढ़ाता था, ठीक है। काली सजावट वाला, इसे क्या कहा जाता है, काली सजावट वाला लाल मृद भाण। मृद भाण मतलब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन को हम लोग बोलते हैं मृद भाण, याद रखिएगा। तो मृद भाण कहां से मिला, काले सजावट वाला लाल मृद भाण कहां से मिला, पूछा जाता है, कालीबंगा से मिला। चलिए यहां नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का प्रमाण मिलता है, मतलब यहां पर नक्काशीदार ईंट मतलब उसमें कुछ ना कुछ खुदा हुआ था, ईंट जो था उसमें कुछ ना कुछ खुदा हुआ था, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, कुछ ना कुछ सिंबल बना हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं नक्काशीदार ईंट। जैसे आपने देखा होगा अभी किलो तराजू वाला जमाना देखे होंगे आप लोग, अभी तो किलो तराजू वाला धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। किलो तराजू वाला जमाना देखे होंगे, उस पे खुदा रहता है, ऐसे लिखा रहता है 1 kg, फिर ऐसे देखे होंगे 5 kg। बात समझ में आया, तो कहने का मतलब है उसी तरह का देखने में हूबहू इस तरह से चौड़ा ईंट, मिट्टी का ईंट बना हुआ था जो पका हुआ था, इस पे कुछ ना कुछ खुदा हुआ था। चूंकि इस भाषा को पढ़ ही नहीं पाया है तो क्या लिखा हुआ था ये नहीं कह सकते, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो ना हो ये जो है नक्काशीदार ईंट, जिसका प्रयोग किसके लिए होता होगा, मापने की इकाइयों के लिए इसका उपयोग होता होगा, मतलब ये किलो बटखरा का काम करता होगा, ये किलो बाट का काम करता होगा, ये वजन नापने का वस्तु होगा। बात समझ में आया। चलिए यहां से घोड़े की हड्डियां मिली है, ठीक है, कालीबंगा से जो है घोड़े की हड्डियां मिली है। अस्थियां कहां से मिली है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, तो आपको बताना है कि घोड़े के जो हड्डी है, घोड़े के जो अवशेष है, अस्थि पंजर है, वो कहां से मिली है, वो मिली है कालीबंगा राजस्थान से, जो यह बताता है कि इस सभ्यता में घोड़ा जो है वो जाना जाता था, जाना पहचाना चीज था, जाना पहचाना पशु था, मतलब कि लोग घोड़ा के बारे में जानते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है यहाँ घोड़ा की हड्डी मिलने के कारण। यहाँ पर कालीबंगा में 7 अग्निकुंड जो है वो एक ही लाइन में पाए गए, मतलब कि एक लाइन में 7 अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब आग का पूजा करने का जो अग्निकुंड बनाया जाता है, वे 7 क्वांटिटी में जो है एक ही लाइन से देखने के लिए मिले, जिसका उपयोग हो ना हो धार्मिक कार्य के लिए होता होगा या यज्ञ संबंधी क्रियाओं के लिए किया जाता होगा, अनुमान लगाया जाता है। मतलब समझे कि कालीबंगा से जो है 7 अग्निकुंड, वो भी एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में मिले, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अग्निकुंड का तो कुछ और काम है नहीं, अग्निकुंड का हो सकता है कि धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल करता होगा या यज्ञ संबंधी चीजों के लिए, यानी कि यज्ञ के लिए इस्तेमाल करता होगा। अब बताइए कि जब यहां से अग्निकुंड मिले हैं, तो अग्निकुंड जैसे ही मिला तो साइंटिस्ट जो है ये भी अनुमान लगाना स्टार्ट किए कि यहां पर अग्नि पूजा की परंपरा जो है ये भी देखने के लिए मिलता है।
यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया कि अग्नि पूजा भी होती होगी। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अग्नि पूजा की परंपरा सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि अग्नि पूजा जो बाद में आग की पूजा होती थी उसका सबसे पुराना प्रूफ जो है वो कहां पर मिला था? वो मिला था कालीबंगा में। वो कहां मिला था? कालीबंगा में। जुते हुए खेत, मतलब खेत की जो जुताई किया हुआ खेत था उसका भी अवशेष आपको कालीबंगा में देखने के लिए मिला था। जुता हुआ खेत कालीबंगा में देखने के लिए मिलता। अब खेत जोता हुआ अगर दिख जाए तो आपको क्या समझ में आया होगा? यही समझ में आता है कि खेती का सबसे पुराना प्रमाण है ये, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेती जरूर होता होगा। बात समझ में आया। अगर खेत जुता हुआ आपको दिख जाए तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यहां पर जो है खेती जरूर होता होगा। तो कह सकते हैं कि खेती का सबसे पुराना प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता में वो कहां से मिला? कालीबंगा से मिला। चलिए, पूछा जाता है कि जुता हुआ खेत का प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगा से। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर था जिसका निचला भाग भी किलेबद्ध था। आपको हमने बताया था सिंधु सभ्यता का जितना भी स्थल था, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और हम लोगों ने देखा था धौलावीरा, इन तीनों में जो है बीच में मान के चलिए ये जो शहर बटा हुआ था वो दो भागों में बटा हुआ था। आपको बताए थे हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों दो भाग में बटा हुआ था, जिसमें बीच में जो है शासक वर्ग के लिए था, मतलब ऊंचे ऊंचे ओहदे वालों के लिए था, और नीचे का शहर जो है वो किसके लिए था? वो आम जन के लिए था। इसको जो है ये ऊपर वाला जो शहर था, ये जो शासक वाला शहर था, ये किले से घिरा हुआ था, दीवार से चारों तरफ घिरा हुआ था ताकि कोई इस पे आक्रमण न कर सके, सुरक्षा के लिए। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये नीचे वाला भाग घिरा हुआ नहीं था, ये खुला था, ये ओपन था। बात समझ में आया? तो ये ओपन था। लेकिन जब बात करेंगे कालीबंगा का, तो कालीबंगा में जब राजा वगैरह के लिए जो क्षेत्र घिरा हुआ था, मतलब कि घेरा हुआ था, उसी तरह से आम लोगों के का क्षेत्र भी जो है ईंटों से चारों तरफ से घेरा हुआ था ताकि आम लोगों की भी सुरक्षा हो सके। बात समझ में आया? तो याद रखेगा कालीबंगा जो है यहाँ पर नीचे वाले भाग में भी किलाबंद था, यहाँ पर नीचे वाले भाग में भी घिरा हुआ था ईंटे से। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, कालीबंगा से क्या क्या चीज आपने देखा? लाल मिट्टी के बर्तन देखा आपने जिसपे काले रंग का डिजाइन किया हुआ था, नक्काशेदार ईंट, मतलब के कुछ ना कुछ ईंट पे लिखा हुआ था जिसको पढ़ नहीं पाए, अनुमान लगाया जाता है कि ये कोई नाप तौल वाली इकाई होगी। नाप तौल यानी इससे वजन मापने का काम किया करता होगा। घोड़े के हड्डी मिले हैं जिससे पता लगा कि यहाँ पर हो सकता हो घोड़े को जानता होगा ये लोग। 7 अग्निकुंड एक ही जगह पर मिला तो समझ में आया कि यहाँ पर जो है यज्ञ वगैरह होता होगा, और साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर अग्नि पूजा भी होती होगी। जुता हुआ खेत मिला तो पता चला कि यहाँ पर जो है खेती भी होती होगी, और साथ ही ये भी कि यहाँ पर जो निचला भाग था आम आदमी के लिए जो रहने का जगह था वो भी चारों तरफ से घेरा हुआ था। चलिए अब देखते हैं छठा जगह चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में देखते हैं हम लोग। चनहुदड़ो कहां पर है? ये सिंधु नदी के किनारे पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। देखिए चनहुदड़ो कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चलिए देखते हैं कि ये चनहुदड़ो कहां पर स्थित है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पर है हमारा प्यारा चनहुदड़ो। ठीक है, तो ये है चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये देखिए यहां पर है लिखा हुआ चनहुदड़ो। तो हमने अभी तक किसके किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर 1 नंबर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखिएगा 1 नंबर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, दूसरा नंबर हड़प्पा के बारे में पढ़ा, तीसरा नंबर धौलावीरा के बारे में पढ़ा, चौथा नंबर हम लोगों ने पढ़ा राखी गढ़ी के बारे में पढ़ा, 5वां नंबर हम लोगों ने पढ़ा कालीबंगन के बारे में, 6ठा नंबर हम लोगों ने पढ़ा चनहुदड़ो के बारे में। बात समझ में आया? तो मैप के जरिए आपको समझने में आसानी होगा। चलिए चनहुदड़ो के बारे में देखते हैं। आपको बता दिए कि ये सिंधु नदी, देखिए यहाँ मैप में भी देखिएगा सिंधु नदी को मैं एक बार बना देता हूँ कि सिंधु नदी कहां से कहां तक है, पीले कलर से मैं बना देता हूँ। देखिए ये जो बना रहा हूँ पीले कलर में, ये है हमारा सिंधु नदी, ये है हमारा सिंधु नदी जो देखिए ऐसे पाकिस्तान चली गई है। और ये फिर कहने का मतलब है यहाँ से तिब्बत से होते हुए देखिए ये भारत में प्रवेश करता है, फिर भारत से होते हुए ये चला जाता है पाकिस्तान। तो कहने का मतलब है ये देखिए चनहुदड़ो कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर देखिए चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। बात समझ में आया? चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। इसे सिंधु घाटी का औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है। यहाँ पर यानी कि ये बिजनेस हब था, यानी कि यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगी हुई थी। चनहुदड़ो को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग के क्षेत्र थे, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां, उस टाइम के फैक्ट्रियां मतलब क्या, अभी के जमाने की फैक्ट्रियां नहीं, उस टाइम के जैसे मान के चले मनके बनाने के, घड़ा बनाने का कारखाना, औजार बनाने का कारखाना, बर्तन बनाने का कारखाना, तो ये सभी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा फेमस था। बात समझ में आया? चलिए 7वां जगह देखेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना चनहुदड़ो के बारे में। 7वां देखेगा कोटदीजी। कोटदीजी भी जो है
सिंधु नदी के किनारे पर है। कोट दीजिए, सिंधु नदी के किनारे पर है। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, जस्ट एकदम मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में सिंधु नदी के किनारे पर है कोट दीजी। फिर से आपको दिखा दूं, ये देखिए ये है हमारा कोट दीजी और बगल में आपको ये दिख रहा था, ये था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में सटा हुआ था कोट दीजी। और कोट दीजी के बारे में हम लोग यहां पर कुछ डिटेल देखते हैं। कोट दीजी के बारे में क्या देखते हैं, यहां से तांबे और कांसे के औजार मिले हैं। यहां से क्या मिला है, तांबा यानी कि कॉपर और कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के जो है यहां पर क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। बात समझ में आया। जो यह सिद्ध करता है कि ये लोग कांसे से यानी कि परिचित थे और साथ ही ब्रॉन्ज एज में प्रवेश कर चुके थे, कांस्य युग में रहने वाले थे। यानी कि कोट दीजी से ही हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब लोग जो है कांसे का इस्तेमाल करते थे, जबकि आपको पता है कि इस टाइम जो है ये लोग तांबे का भी इस्तेमाल करते थे। कांसा कहां से आया, तांबे से ही तो बना है। देखिए आपको बताता चलूं कि कांसा जो है ये किस चीज से बनता है, तो आपको बताता हूं। तांबा को जब हम लोग टीन में मिलाते हैं तो ये बन जाता है कांसा। तांबा प्लस टीन को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कांसा। मतलब अगर कांसा के बारे में ये लोग जानते थे तो तांबा के बारे में भी जानते होंगे, टीन के बारे में भी जानते होंगे। बात समझ में आया। तभी तो इन दोनों को मिला के कांसा बनने लगा था। कांसा मजबूत होता है। चलिए अब कोट दीजी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। कोट दीजी के बारे में यही देखते हैं कि यहां से पता चला कि ये लोग जो है कांस्य युग में जी रहे थे, यानी कि कांसा के बारे में ये लोग जानते थे। यहां पर कांसा और तांबा के औजार मिले हैं। कोट दीजी को मैंने मैप में दिखा दिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग गनवेरी वाला। क्या देखेंगे, गनवेरी वाला। ये कहां पर स्थित है, ये भी घग्गर हाकरा नदी के किनारे है। घग्गर हाकरा नदी जिसको सरस्वती नदी बोल सकते हैं, कि सरस्वती नदी आकर के इसी नदी में गायब हो गई थी। बात समझ में आया। सरस्वती नदी जो पुराने समय में थी अभी वर्तमान में गायब हो चुकी है, उसका ही अंश है घग्गर हाकरा नदी। बात समझ में आया। ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। चलिए गनवेरी वाला देखते हैं, गनवेरी वाला के बारे में कि गनवेरी वाला कहां पर है। तो आपके सामने देख रहा होगा, यहां पर देखिएगा आप गनवेरी वाला दिखेगा। मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूं। ये देखिएगा आपके सामने दिख रहा होगा गनवेरी वाला। तो ये है गनवेरी वाला, जो कि कह सकते हैं कि घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर स्थित है। बात समझ में आया। घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर स्थित है। ये हमने घग्गर हाकरा नदी का मैप थोड़ा थोड़ा बनाया था। ये घग्गर हाकरा नदी का ऐसे मैप बनाया था। बात समझ में आया। तो ये गनवेरी वाला कहां पर है, पाकिस्तान में है। चलिए ये भी सिंध प्रांत में है। हमने अभी तक जो पढ़ा वो कौन कौन सा जगह पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले हम लोगों ने देखिए यहां पर पढ़ा था सबसे फर्स्ट नंबर, ये हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के बारे में। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर हड़प्पा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पर पढ़े थे किसके बारे में, यहां पर धौलावीरा के बारे में हमने पढ़ा था, भारत का जगह था। और चौथा भारत में स्थित हम लोग पढ़े थे बनवाली के बारे में। फिर हम लोगों ने पांचवा नंबर पर पढ़ा कालीबंगा के बारे में। फिर हम लोगों ने छठा नंबर पर पढ़ा था चंदहुदड़ो के बारे में। फिर हम लोगों ने सातवां नंबर पढ़ा था किसके बारे में, कोट दीजी के बारे में। ये जो मोहनजोदड़ो के बगल में है कोट दीजी, सातवां नंबर। और आठवां नंबर हमने पढ़ा गनवेरी वाला के बारे में। आठवां नंबर गनवेरी वाला के बारे में हमने पढ़ा। इतना सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आठवां देखते हैं गनवेरी वाला। इसके बारे में क्या विशेषता है, यहाँ पर अनेक मिट्टी की मुहर यानी कि सील मिली है, यानी कि मिट्टी के बने हुए बहुत सारे मुहर मिले हैं यहाँ पर। कहां से, गनवेरी वाला से। कहां से, गनवेरी वाला से बहुत सारे मिट्टी के मुहर यानी सील मिले हैं। जिस पर क्या था, एक सींग वाले बैल बने हुए थे। जिस पर क्या था, एक सींग वाले बैल बने हुए थे। आपको हमने बताया था एक सींग वाला बैल और कहां मिला था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक सींग वाला जो बैल था वो आपको हड़प्पा में भी देखने के लिए मिलता था। जबकि तीन मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिलता था, जिसके आसपास में 4 जानवर थे, हाथी, गेंडा, भैंसा, चीता। ठीक है, तो ये आपको याद हमने कराया था। इसकी मुहर पर जो है सिंधु लिपि अंकित थी, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु लिपि को बोल सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। क्या, भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि ऐसा लिपि जिसमें कुछ लिखा नहीं गया, लिखा गया है तो वो फोटो के तौर पर। चलिए आपको भाव चित्रात्मक दिखाते हैं। देखिए ये है हमारा भाव चित्रात्मक लिपि। देखिए यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, सिंबल कहीं लिखा नहीं है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक साइंटिस्टों ने जो है इसको पढ़ नहीं पाया है। बात समझ में आया। अभी तक इतिहासकार इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं बता पाए हैं। देखिए यहाँ पर स्वास्तिक का भी चिन्ह बना हुआ है। तो कहने का मतलब है इसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये इसी भाषा में
जो है मुहर पर, मिट्टी के बने मुहर पर लिखा मिला, जो कि हमें कहां पर मिला, ये गनवेरी वाला में मिला। चलिए नवा क्वेश्चन देखेगा, नवा देखेगा रंगपुर, नवा जगह है रंगपुर। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे पर, कहां पर है, मादर नदी के किनारे पर, सुरेंद्रनगर जिला जो कि गुजरात में स्थित है, यानी कि गुजरात के सुरेंद्रनगर में स्थित है। कौन सी जगह, रंगपुर, मादर नदी के किनारे, गुजरात के सुरेंद्रनगर में स्थित है। चलिए देखते हैं रंगपुर के बारे में कि मैप में रंगपुर आपको किस जगह देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इस जगह के आसपास यहाँ पर रंगपुर देखने के लिए आपको मिलता है, इस जगह के आसपास यानी कि सुरेंद्रनगर जिले में जो है रंगपुर आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आया? तो ये जो है 9वां नंबर हम लोग देखेंगे रंगपुर। बात समझ में आया, रंगपुर। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, रंगपुर के बारे में जो विशेषताएं हैं उसको देखते हैं कि रंगपुर के लोग कृषि और मछली पकड़ने का कार्य करते थे। रंगपुर के लोग क्या करते थे, कृषि का कार्य करते थे, खेती गृहस्थी करते थे, साथ में ही जो नदी तालाब बगल में थे उससे जो है मछली पकड़ने का कार्य करते थे। कौन सी नदी थी इसके बगल में, मादर नदी थी। कौन सी नदी, मादर नदी। याद रखिएगा रंगपुर के लोग कृषि और मछली पकड़ने का कार्य करते थे। यहां से धान के भी प्रमाण मिले हैं, याद रहेगा, यहां से रंगपुर से धान के प्रमाण मिले हैं, धान का साक्ष्य मिला है, जो यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग धान की खेती भी करते थे, धान की खेती करना भी जानते थे। बात समझ में आया कि धान की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं, रंगपुर से। जबकि खेती करने का प्रमाण यानी कि जुता हुआ खेत कहां मिला है, वो मिला है कालीबंगा से। याद रहेगा इतना सा। साथ ही याद रखिएगा यहां से कॉटन यानी कि कपास का भी उपयोग का प्रमाण मिलता है। यहां से कॉटन यानी कि कपास जिससे धागे बनाए जाते थे, जिससे कपड़े बनाए जाते थे, उसका भी प्रमाण मिला है, जो यह दर्शाता है कि रंगपुर जो है शिल्प यानी कि शिल्प और हस्तकला के लिए, मतलब के हाथ से बनी हुई चीजें जैसे हो गया ऊन, कपड़ा, इन सभी चीजों के लिए, शिल्प मतलब कोई वस्तु औजार बनाने के लिए, मतलब ये फेमस जगह थी। तो कहने का मतलब है ये लोथल के समानांतर कहा जाता है कि जिस टाइम पे लोथल शहर बनी थी उसी टाइम पर जो है ये रंगपुर शहर भी बसा था। कहां पर, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में, हड़प्पा का एक स्थल है। चलिए 10वां देखिएगा रोपड़। रोपड़ या इसी को रूपनगर बोलते हैं। ये कहां पर स्थित है, ये सतलज नदी के किनारे है। कहां पर, सतलज नदी के किनारे, रूपनगर जिला पंजाब में स्थित है, यानी कि पंजाब के रूपनगर जिला में स्थित है। चलिए दिखाता हूं मैप में आपको, अगर रोपड़ होगा मैप में तो जरूर दिखाऊंगा। ये आप देखिएगा यहां पर है हमारा रोपड़। चलिए मैप में आपको नदी दिखा देता हूं, मैप में आपको नदी दिखाने का प्रयास करता हूं। ये आपको दिखाता हूं कि ये नदी, आप सबसे पहले देखिए ये नदी आप जो देख रहे हैं ये नदी है झेलम। झेलम जो है आकर के सिंधु में मिलती है। फिर अगला नदी आपको देखने के लिए मिलेगा चिनाब। ये चिनाब नदी भी जो आकर के सिंधु में मिलती है। उसके बाद आपको अगला नदी देखने के लिए मिलेगा रावी। ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। रावी नदी के किनारे ही तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता है। बात समझ में आए, हड़प्पा नामक जगह रावी नदी के किनारे ही तो है। फिर देखिएगा ब्यास, ये देखिए यहां से लेकर के ये जो है पाकिस्तान में ब्यास नदी मिल गया। उसी तरह से फिर यहाँ पर देखिएगा आप, यहां से लेकर के यहां से ऐसे ये है सतलज नदी, जो कि ये सिंधु नदी में फिर से मिल जाता है। बात समझ में आया? तो आपको हमने सतलज नदी के किनारे अभी बताया कि सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। रोपड़ कहां पर है, सतलज नदी के किनारे। और ये किस जगह पर है, पंजाब में रूपनगर जिले में स्थित है। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। स्वतंत्रता के जस्ट बाद खुदाई होने वाला पहला हड़प्पा कालीन स्थल, यानी कि जब भारत आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, तो भारत में जो सबसे पहले खुदाई का काम किया गया वो कौन सा जगह था, वो था रोपड़। यहां से मानव के कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल एक साथ दफन अवस्था में मिला। मतलब कि जब इसकी खुदाई हुई तो यहां पर इंसान के साथ जो है कुत्ते को दफन करने का प्रमाण मिला। मतलब कि यहां पर इंसान और कुत्ते का जो है कंकाल यानी खोपड़ी यानी कि हड्डी एक जगह दफन किया हुआ देखने को मिला। इससे यह पता चला कि यहां पर हो ना हो जो है इंसान कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव होगा, यानी कि पालतू जानवर से जो है बहुत ज्यादा लगाव होगा, जो यह दर्शाता है कि लोग जो है भावनात्मक रूप से जो है पालतू जानवरों से जुड़े हुए थे। तो तभी तो सोच के देखिए इंसान के साथ कुत्ता दफन हो रहा है, मतलब कि हो ना हो कहीं ना कहीं इंसान अगर मरता होगा तो उनके साथ जो है उनके प्यारे कुत्ते को भी दफन कर दिया जाता होगा। कुछ इस तरह को परंपरा होते होंगे। बात समझ में आया? होंगे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई 100% प्रूफ नहीं है, अनुमान लगाया जाता है कुछ चीजों को देख के। बात समझ में आया? चलिए अब आते हैं 11वां नंबर है लोथल। लोथल जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसको हम लोग देखेंगे। ये कहां पर स्थित है, ये भी गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ये कहां पर है, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चलिए आपको लोथल का मैप दिखाता हूं। लोथल ये जो होगा
पोर्ट के किनारे होगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लोथल। ये है लोथल जो कि एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ। तो सोच के देखिए, जब समुद्र के किनारे है तो यहाँ तो व्यापार का केंद्र होता होगा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से व्यापार वगैरह होता होगा। बात समझ में आया? यानी कि पोर्ट होगा। ये लोथल क्या होगा, एक तरह से बंदरगाह का काम करता होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है हकीकत इसके बारे में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। मतलब कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हुआ करते थे, जिससे जो है सामान जो है एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता होगा। बात समझ में आया? तो पोर्ट सिटी के रूप में, बंदरगाह वाला नगर के रूप में किसे जानते हैं? लोथल को। यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा जगह है जो बंदरगाह था, जहां पर क्या था, बहुत ज्यादा बंदरगाह थे, बहुत बड़े बंदरगाह थे, बहुत प्रमुख बंदरगाह थे। तो याद रखिएगा लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और बंदरगाह के पास जो है बहुत बड़ा गोदाम यानी वेयर हाउस देखने के लिए मिला, जिसे व्यापारिक वस्तुएं रखी जाती होगी। कहने का मतलब है बंदरगाह के जस्ट बाद में बहुत बड़ा बड़ा गोदाम देखने के लिए मिला। अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि बंदरगाह जब व्यापार करके आदमी लौटता था, व्यापार करके कोई सामान लाता था, तो उसी वेयर हाउस में, उसी गोदाम में रखता होगा। बात समझ में आया? लोथल भारत का एकमात्र स्थल है जो समुद्री व्यापार का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि भारत का एकमात्र जगह जो व्यापार करने के लिए जाना जाता है, जो क्या था, जो समुद्र के किनारे है, जो पोर्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ है। यह प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से भी व्यापार करते थे। मतलब यहाँ पर ये 100% एविडेंस देता है कि लोग जो है समुद्र से भी व्यापार करना जानते थे। यानी लोग समुद्र के जरिए व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाया करते होंगे। हो सकता है नाव वगैरह से जो है एक जगह से दूसरे जगह जाया करते होंगे। तो ये हम लोगों ने टोटल 11 जगह के बारे में पढ़ा। एक बार रिपीट कर दूं, एक बार रिमाइंड कर दूं कौन कौन सा जगह है। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदड़ो, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर हड़प्पा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था धौलावीरा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चौथा नंबर पे यहाँ पर देखिएगा राखीगढ़ी, और 5वें नंबर पर कालीबंगा, और 6ठे नंबर पर हम लोगों ने देखा था चंदहुदड़ो, और उसी तरह से 7वें नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा था, कोट दीजी, और 8वां नंबर जो है हमारा ये कौन सा है, 8वां जगह है गनवेरी वाला। उसी तरह से 9वां जगह के बारे में हम लोगों ने जो देखा था वो था रोपड़, और फिर रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है, और जो हम लोगों ने 10वां देखा लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। बात समझ में आया? कुछ जगह और आपको दिखाता हूं। सबसे दक्षिणी जगह, सबसे दक्षिण में जो हड़प्पा सभ्यता का जगह था वो था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद का आपको एक चीज याद रखना है कि ये भारत के दक्षिण में स्थित था। भारत के दक्षिण में स्थित सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, दक्षिणतम जगह। और उत्तर में देखेगा यहाँ पर चिनाब नदी के किनारे एक जगह है मांदा। उत्तर में, सबसे उत्तर में जो सिंधु घाटी का स्थल था वो था मांदा, और दक्षिण में दाइमाबाद। उसी तरह से याद रखिएगा कि सबसे पूर्व में जो जगह स्थित है वो था आलमगीरपुर मेरठ में। क्या था? आलमगीरपुर मेरठ में। बात समझ में आया? हिंडन नदी के किनारे, याद रह जाएगा। चलिए, और सबसे लास्ट में यहां पर देखिएगा मकरान तट, यानी समुद्र के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा। समुद्र के किनारे आपको सुत का गेंडोर देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इस शहर के कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, वही सब चीज अब आएगा। अब जो हमने पढ़ लिया है आगे वही सब चीज रिपीट होगा, बस एक बार फास्ट में चलते जाएंगे। शहरी जीवन एवं संस्कृति, यानी कि अर्बन लाइफ, शहर के लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, उनका कल्चर क्या था, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला नगर नियोजन के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग कैसा था, आपको हमने बताया कि यहाँ का जो सड़क था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे। सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, यानी कि सड़क वो सीधी, सड़क जो है वो सीधा, क्लियर सीधा था। जैसे अभी मान के चलिए अगर मोड़ है तो अभी का जमाने में मोड़ कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस जमाने में जो मोड़ हुआ करते थे वो कैसे थे, वो ऐसे और फिर एकदम 90 डिग्री पर जो है ये मुड़ते थे। बात समझ में आया? तो याद रखेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, रोड जो थे वो ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे, और शहर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुनियोजित था, और ये एक दूसरे को रोड जो है 90 डिग्री पर काटती थी। घरों के दरवाजे जो है मेन सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। आपको हमने बता दिया था लोथल ही एकमात्र जगह था जहां पर घरों के दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे। बात
समझ में आया? तो चलिए यही चीज पढ़ना है कि लोथल में जो है घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ पर घर बनाने के लिए क्या किया जाता था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और पक्की हुई मिट्टी के ईंट को हम लोग बोलते हैं टेराकोटा। पक्की हुई मिट्टी के ईंट को क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। एक और चीज, धौलावीरा में जो है ना ईंट का घर नहीं बना हुआ था, धौलावीरा में घर वगैरह जो बना हुआ था वो पत्थर का बना हुआ था। ये भी चीजें हमने आपको बताया था। ब्रिटिश पुरातत्वविद यानी ब्रिटिश का जो एक खोजकर्ता थे जिसका नाम था स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा कि ये जो है एक ही सभ्यता की दो राजधानियां, जुड़वा राजधानियां थी। यानी एक सभ्यता की ये जुड़वा राजधानियां हुआ करती थी। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऐसा कहा जाता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी हड़प्पा, और दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो। बात समझ में आया? एक राजधानी थी हड़प्पा और दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो। तो इसीलिए कहा जाता है, पिगट ने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने, कि ये दोनों राजधानियां जो थी वो जुड़वा राजधानियां थी। यानी कि इस सभ्यता की ये एक जुड़वा राजधानियां का काम करता था, जुड़वा राजधानी थी, ट्विन कैपिटल था। ठीक है, बात समझ में आया? दो राजधानियां थी सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए व्यापार के बारे में देखते हैं। आपने अधिकतर चीज तो देख ही लिया व्यापार के बारे में कि विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले हैं, विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया जो कि मिस्र अभी का इजिप्ट की सभ्यता को क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया सभ्यता। देखिए यहां पर देखिएगा, यह है अफगानिस्तान, यह है ईरान, फिर आ जाएगा ऐसे करके चले जाइएगा इजराइल, फिलिस्तीन, फिर इसके बाद सऊदी अरब बगल में, और फिर यहां पर मिस्र आपको नील नदी के बगल में मिलेगा। तो कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस किस से होता था? मेसोपोटामिया सभ्यता से होता था, ईरान से होता था, और अफगानिस्तान से होता था। बात समझ में आया? मेसोपोटामिया की जो बुक्स है, अभिलेख है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारा गया है? तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम से पुकारा गया है। किस नाम से? याद रखिएगा, मेलुहा नाम से पुकारा गया है। ये चीजें आपको याद रह जाएगा कि मेलुहा नाम से किसको पुकारा गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किया जाता था। कौन लोग यूज करते थे? मेसोपोटामिया के लोग यूज करते थे। प्रमुख आयातित वस्तु मतलब दूसरे देश से हमारे देश में क्या क्या आता था वो चीजें आपको बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरे देश से क्या क्या चीज आता था? सबसे पहले याद रखिएगा, तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आता था। चांदी हो गया, सोना हो गया, टीन हो गया, ये सभी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। चांदी, सोना, टीन ये सभी कहां से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से आता था। लाजवर्त, लाजवर्त जो है ये मेसोपोटामिया यानी कि मिस्र से आता था, और उसी तरह सीसा जो है ये ईरान से आते थे। बात समझ में आया? यातायात के लिए दो पहिया वाहन था उस टाइम पे, या चार पहिया वाली क्या थी? बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग होता था। बात समझ में आया? यातायात के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या तो दो पहिया या तो चार पहिया यानी कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर, ये स्कॉर्पियो बुलेरो नहीं, बैलगाड़ी टू व्हीलर और भैंस गाड़ी फोर व्हीलर का इस्तेमाल होता था। अब कैसे पता नहीं, पीछे जो चक्का लगा हुआ रहता था लकड़ी का, वो या तो उस बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी में दो चक्का लगा रहता था या चार चक्का। आपने देखा होगा दो चक्का वाली बैलगाड़ी भी आपने देखा होगा, और चार चक्का वाला ठेला भी आपने देखा होगा। उसी में हो सकता है आगे बैल या भैंस को जोड़ दिया जाए, तो ये हो गया बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी। तो कहने का मतलब है नाप तौल की इकाई लगभग 16 के अनुपात पर आधारित थी। इसका क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि आप 1 रुपया जो यूज करते हैं ना, ये भी 16 के अनुपात में है। ये भी क्या है? 16 के अनुपात में है। कैसे? 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। बात समझ में आया? और 100 पैसा में जो है टोटल इसको आना में बांटा गया है। इसको क्या किस में बांटा गया है? आना में। 25 पैसा में को बोलते हैं 4 आना, 25 पैसा को क्या बोलते हैं? 4 आना। और उसी तरह से 50 पैसा को बोलते हैं 8 आना। उसी तरह से 1 रुपया को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 रुपया को 16 आना। बात पर समझ में आया? 1 रुपया को क्या बोलते हैं? 16 आना। तो कहने का मतलब है हमारा जो 1 रुपया है ये भी तो 16 के अनुपात में बटा हुआ है, 16 आना में बटा हुआ है। यानी कि अगर किसी से 1 रुपया लेना होगा तो बदले में जो है वो हमको 16 आना देगा, यानी 16 आना बराबर 1 रुपया होता है। उसी तरह से जो है ये लोग 16 के अनुपात में ही जो है यूज करते थे, मेजरमेंट इकाई यूनिट को जो है 16 के अनुपात में
यूज करते थे। आपको हमने बताया कि ये क्या थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसीलिए यहाँ पर लोहा का उपयोग नहीं होता था। लोहा की खोज अभी हुई ही नहीं थी। लोहा की खोज तो 800 बीसी में हुई थी, 800 ईसा पूर्व में हुई थी। बात समझ में आया? लोहा की खोज बहुत बाद में हुई थी, 800 ईसा पूर्व में। उस टाइम पे लोहा नहीं था, उस टाइम पे तीन ही धातु था। कौन कौन? तांबा था, टीन था और कांसा था। तांबा, टीन और कांसा था। बात समझ में आ गया होगा। और क्या था? पत्थर था, पत्थर का औजार बनता था। चलिए, लोथल और सुत का गेंडोर इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आपको हमने बताया कि भारत में लोथल और पाकिस्तान में सुत का गेंडोर, ये दोनों फेमस बंदरगाह थे। चलिए मैप में दिखाता हूं। देखिए, ये है हमारा भारत में लोथल और ये है पाकिस्तान का सुत का गेंडोर। ये दोनों जो है पोर्ट सिटी था, बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। बात समझ में आया? तो मैप के जरिए आपको याद आसानी से रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कृषि के बारे में कि ये लोग खेती कैसे करते थे। तो कृषि प्रमुख फसल कौन कौन सी थी? तो ये लोग गेहूं और जौ की फसल करते थे, गेहूं और जौ की खेती करते थे। लोथल एवं रंगपुर से धान के भी दाने मिले हैं। लोथल और रंगपुर से धान के दाने मिले हैं। याद रहेगा, लोथल और रंगपुर यानी कि भारत का जो दोनों जगह है, यहां से धान के साक्ष्य में जो यह दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती होती थी, जो यह प्रूव करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती होती होगी। याद रखेगा कि सबसे पहले जो प्रमाण मिला चावल का, वो कहां से मिला? वो लोथल में मिला, उसके बाद रंगपुर में मिला। याद रहेगा कि लोथल और रंगपुर में धान के प्रूफ मिले हैं, लेकिन सबसे पहले कहां पर? लोथल में मिले हैं। कहां पर? लोथल में। कालीबंगा से हल जोतने के निशान मिले। आपको हमने बताया था कालीबंगा से जो है हल जोतने के निशान मिले हैं। बात समझ में आया? तो ये प्रूफ करता है कि कालीबंगा में यानी हड़प्पा सभ्यता में खेती भी होती होगी। लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे, चीनी नहीं थी, तो उस टाइम पे मीठा स्वाद के लिए जो है लोग क्या करते थे? शहद का इस्तेमाल करते थे। लिपि कैसी थी? तो याद रखिएगा, लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक लिपि थी। यानी कि देखिए कि फोटो बना हुआ है, देखिए एक भी अक्षर नहीं है, ये फोटो बना हुआ है। फोटो के जरिए ही ये लोग लिखने का काम करते थे। बात समझ में आया? जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, जिसको अभी तक साइंटिस्ट जो है पढ़ नहीं पाया है। लेखन की जो दिशा थी कैसे लिखी जाती थी? तो शुरू में देखिए, शुरू में राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, मतलब उर्दू के तरह। फर्स्ट लाइन को जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी उर्दू के तरह। और जैसे ही नेक्स्ट लाइन में गया तो देखिए ये फिर से लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे, यानी कि अब जो है इधर से इधर लिखते जाएंगे। तो बात समझ में? देखिए आपको इस तरह से समझा रहा हूं। सबसे पहले इधर से लिखते 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 यहां पर आया, जब लाइन फुल हो गया, पहली लाइन जब लाइन फुल हो गया तो अब क्या किया, यहां से जो है इसी जहां पर लाइन खत्म हो गया उसी के नीचे से लिखते हुए दूसरी तरफ चले गए। अब देखिए यहां पर लाइन खत्म हो गया तो इधर से लिखते हुए हम लोग तीसरी तरफ चले गए। अब यहां पर लाइन खत्म हो गया तो इधर से, यानी कि इस तरह से लोग लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। बात समझ में आया? तो लिखावट कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पहली पंक्ति राइट टू लेफ्ट लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे? फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से लोग लिखते थे। इतना बस पता चला है। बात समझ में आया? इतना बस पता चला है, वो भी अक्षर की मोटाई उटाई को देखने के बाद, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया अभी तक। इस पद्धति को बोलते हैं, इस पद्धति को बोस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफिडॉन कहा जाता है। यह लिपि आज तक अपठनीय है, मतलब कि इसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। बात समझ में आया? चलिए अगला देखेगा धार्मिक मान्यता के बारे में। धार्मिक मान्यता के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या थी? मातृदेवी, मदर गॉडेस की पूजा होती थी। बात समझ में आया? यहाँ पर जो है मातृदेवी की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती थी? मातृदेवी की होती थी। लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे, यानी कि उस टाइम पे भी धरती की पूजा की जाती थी। क्या मान के? उर्वरता की देवी की। धरती जो है ऐसी देवी है जो फसल को उगाता है। बात समझ में आया? इसीलिए उसकी पूजा की जाती थी धरती की। तो आपको बताए थे कि हड़प्पा से एक मोहर मिला था, जहां पर क्या था, जिसमें एक महिला जो है, महिला को दिखाया गया था, उसके गर्भ से जो है एक पौधा निकल रहा है जो उर्वरता की पहचान थी, जो उर्वरता की देवी के रूप में सिंबलाइज करता है। वहीं से पता चला कि उस टाइम धरती की पूजा जो है वो उर्वरता की देवी को मान के करती होगी, यानी मातृ देवी के नाम से किया जाता होगा। चलिए, लोग वृक्ष की पूजा करते थे, ट्री वर्शिप करते थे, यानी कि वृक्ष की पूजा उस टाइम भी होती होगी। पीपल का वृक्ष खास करके पूजनीय था, यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी उस टाइम पे भी। शिव की पूजा की जाती थी। किसकी? शिव। शिव का ही नाम
नाम क्या था? पशुपतिनाथ। आपको बताए थे शिव का ही नाम क्या था? पशुपतिनाथ। और साथ में कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी, यानी हेम्ड बुल की पूजा की जाती थी, कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। अग्निकुंड के प्रमाण कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। आपको हमने बताया था कि कालीबंगा में 7 अग्निकुंड जो है एक लाइन में था, तो यहां पर यानी कि कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह अभी दिखाता हूं आपको लिपि में। ये देखिए स्वास्तिक चिन्ह का सिंबल भी मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह का भी सिंबल मिला है। अभी जो हम लोग इस तरह का स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो किसके बारे में बताता है? जो बताता है सन वर्शिप के बारे में, यानी कि सूर्य उपासना, यानी कि सूरज की पूजा के बारे में बताता है। यानी स्वास्तिक चिन्ह के हिसाब से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पे भी सूरज की पूजा होती होगी, सूर्य की उपासना होती होगी, यानी कि सन का वर्शिप होता होगा। संभवतः इसी सभ्यता की देन है। कौन सा चीज? स्वास्तिक चिन्ह संभवतः इसी सभ्यता की देन है। बात समझ में आया? यहां पर किसी भी स्थल से मंदिर नहीं मिले, ना ही कोई धार्मिक इमारत मिली, यानी कि किसी भी धर्म से रिलेटेड ना कोई मंदिर मिला और ना ही कोई धार्मिक इमारत मिला। बात समझ में आया? आगे देखते हैं कला और शिल्प के बारे में, क्राफ्ट एंड आर्ट के बारे में देखते हैं कि कांस्य की नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली थी। आपको हमने बताया था ना कि एक डांस करती हुई, मोहनजोदड़ो से एक डांस करती हुई मूर्ति मिली थी, जो एक लड़की की मूर्ति थी। लग रहा था कि यह डांस कर रही है। और किस चीज की बनी हुई थी? वह कांसे की बनी हुई थी। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से, ये याद रखना है। एक सींग वाले पशु की मूर्ति कहां से मिली? हड़प्पा से। एक सींग वाले पशु की जो मुहर मिली, सील मिली, वो कहां से मिली? हड़प्पा से। मनके बनाने के कारखाने, यानी कि घड़ा वगैरह मिट्टी के जो बर्तन बनाने के कारखाने थे, वे कहां थे? वे थे लोथल और चंदुद्रो। कहां थे? लोथल और चंदुद्रो से जो है घड़े बनाने के कारखाने मिले हैं। लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग के डिजाइन बनाई जाती थी। क्या था? लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग के डिजाइन बनाए जाते थे। सुतकोटदा, सुतकोटदा, लोथल और कालीबंगा से घोड़े की हड्डियां मिली है। 3 जगह याद रखिएगा, सुतकोटदा, लोथल और कालीबंगा से जो है घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम घोड़े के लोग जानते थे, यानी कि घोड़ा के बारे में जानकारी होगी, तभी तो घोड़े की हड्डी मिली। हो सकता है कि यूज करते होंगे। सामाजिक जीवन कैसा था? लोग कैसे रहते थे? तो याद रखिए, अब लास्ट ही है, सामाजिक जीवन कैसा था? तो समाज जो है ज्यादातर जो है औरत के बारे में ही मूर्ति मिली है, ज्यादातर महिलाओं की मूर्ति मिली है, महिलाओं से रिलेटेड चीजें मिली है। इसलिए हो ना हो यहाँ पर महिला का वर्चस्व ज्यादा होता होगा, यानी कि ये जो है मातृ सत्तात्मक होगी, यानी कि हेड जो है घर का हेड वो मदर होता होगा। लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। लोग क्या थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन का क्या साधन था? मनोरंजन लोग कैसे करते थे? लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ खेलते थे, मतलब जुआ खेलते थे। बात समझ में आया? मनोरंजन का क्या साधन था? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना और चौपड़ यानी कि जुआ खेलना। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक स्थल कहां पर खोजा गया? गुजरात में। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा जो खुदाई हुआ हड़प्पा सभ्यता का वो कहां पर हुआ? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपको हमने बताया था मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। जबकि बात करें कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, याद रहेगा। अंत्योष्टि प्रथा, मतलब कि जब आदमी मरने के बाद उसको क्या किया जाता था, यानी कि आदमी के मरने के बाद क्या किया जाता था? तो हमने आपको पढ़ाया था कि हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी। जब आदमी डेथ करता था तो उसको मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। और मोहनजोदड़ो में क्या था? जलाने की प्रथा थी। जब आदमी मरता था तो उसको जलाया जाता था। चलिए, यह सभ्यता जब इतनी उन्नत सभ्यता थी तो 2500 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी, तो यह 1750 में खत्म क्यों हो गई? यह पूछा जाता है। मेरा सवाल है कि यह 1750 में खत्म क्यों हो गया? अभी तक चलना चाहिए था। तो इसका कहा जाता है कि इसके पतन के कुछ कारण थे। क्या क्या कारण? जिसमें सबसे संभावित कारण माना जाता है कि हो ना हो बहुत बड़ा बाढ़ आया होगा। क्या हुआ? बहुत बड़ा बाढ़ आया होगा, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया होगा, जिससे क्या हुआ? ये पूरी सभ्यता जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। बात समझ में आया? चलिए, दूसरा कारण माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि भूकंप आया होगा और ये पूरा तरह से जमीन में दब गया होगा। ये थोड़ा वैलिड नहीं है। ठीक है, बाढ़ वाला थोड़ा वैलिड है कि इतना ज्यादा पानी आया, इतना ज्यादा पानी आया कि सब चीज जमीन में मिल गया। बात समझ में आया? आग, हो सकता है कि आग लग गया
होगा तो आग जब लगा होगा तो जल के सब चीज राख हो गया होगा, लेकिन ये भी हमें वैलिड नहीं लगता है। आर्यों का आगमन हो सकता है कि आर्य जब आए होंगे तो इन लोगों को जो है खत्म कर दिए होंगे, आर्य जो है इन लोगों को काट कूट के तोड़ फोड़ के खत्म कर दिए होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा इनवैलिड है, क्योंकि जब आर्य आएंगे, चलिए इंसान को मार के खत्म कर दिए, लेकिन जो रहन सहन सभ्यता थी, खाना पीना, उस जगह पर आर्य लोग रहने लगे होंगे, आर्य लोग जो है उस जगह पर रहना स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर आर्य लोगों के कारण खत्म हुआ होगा तो ये थोड़ा सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन, ये मान सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, ठीक है, जलवायु सही नहीं रहा होगा, बाढ़ वगैरह ये सब तो जलवायु परिवर्तन में आता है, लेकिन मेन कारण याद रखिएगा बाढ़ है, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्तर हमने पढ़ा, किस नदी के किनारे कहां पर स्थित है, एक बार थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा यहां पर, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में हड़प्पा स्थित है। फिर दूसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहां पर है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, कहां पर? लरकाना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। चलिए तीसरा देखिएगा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चौथा देखिएगा कोट दीजी, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पांचवा देखिएगा गनवेरी वाला, गनवेरी वाला ये घग्गर हाकरा नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। चलिए सुतका गेंडोर, ये है दास्त नदी के किनारे, कहां पर? आपको बताया था सुतका गेंडोर जो है ये क्या है? पोर्ट सिटी है, बंदरगाह वाला शहर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट पर है। चलिए सातवां देखिएगा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये भी घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित है, कहां पर? हरियाणा के हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में भारत में स्थित है। आठवां देखिएगा कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नौवां देखिएगा रोपड़ या रूपनगर, ये कहां पर है? सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रूपनगर में है, ठीक है। 10वां देखिएगा लोथल, ये पर भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद में, पोर्ट सिटी याद रखिएगा, पोर्ट सिटी। चलिए 11वां देखिएगा आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। 12वां देखिएगा रंगपुर, मादर नदी के किनारे, गुजरात के सुरेंद्रनगर में है। 13वां देखिएगा धौलावीरा, मनसर व मनहर नदी के बीचों बीच है, मनसर व मनहर नदी के बीचों बीच गुजरात के कच्छ में स्थित है। 14वां देखिएगा बनमाली, रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। तो दोस्तों यहां पर हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, उस 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, भारत में पूछा है तो भारत में जैसे पूछे तो आपको बताना है राखीगढ़ी, लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, याद रहेगा। चलिए मोहनजोदड़ो कौन सी प्रसिद्धि मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से क्या चीज की मूर्ति मिली है? एक डांस करती हुई, नृत्य करती हुई एक लड़की यानी कि एक युवती की कांसे की मूर्ति मिली है, यानी कि नृत्य करती युवती की कांसे की मूर्ति मिली है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि धौलावीरा किन नदियों के बीच स्थित है? तो आपको हमने बताया कि धौलावीरा मनसर और मनहर नदी के बीच में स्थित है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा किस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत यानी कि खेत, जोता हुआ खेत जो है कालीबंगा से मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से शहर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो पाकिस्तान का सुतका गेंडोर जो कि मकरान तट पर स्थित है, पाकिस्तान का सुतका गेंडोर। छठा क्वेश्चन देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा है? तो आपको हमने बताया था औद्योगिक नगर जैसे आए तो चंदहुदड़ो। सातवां क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो यह है हड़प्पा, इसीलिए तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता बड़ा। कब खोजा गया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो कब? 1922 में। बात समझ में आया? चलिए अब देखिएगा आठवां क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते थे? तो आपको बताए थे कि गेहूं और जौ उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है गेहूं और जौ उगाते थे। नौवां क्वेश्चन देखिएगा मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया के अभिलेखों में किसके लिए प्रयुक्त है? तो आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है
जो बुक्स है उसमें भारत के सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा बोला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा बोला जाता था। 10वां क्वेश्चन देखिएगा कि 10 अक्षरों वाला शिलालेख किस स्थल से मिला है? तो 10 अक्षर वाला शिलालेख जो है ये धौलावीरा से मिला है। कहां से? धौलावीरा से मिला है। तो 11वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जहां के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो आपको बताए थे हर एक जगह के दरवाजे जो है वो पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जहां के दरवाजे जो है मेन सड़क की ओर खुलते थे। 12वां क्वेश्चन, काली सजावट वाला लाल मृत बाण यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन जिस पर काली रंग से सजावट करी हुई थी, तो वो कहां से मिला? कालीबंगा से मिला। कहां से मिला? कालीबंगा से मिला। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित क्यों नहीं थे? मतलब लोग तलवार के बारे में क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि तलवार बनता है लोहा से और वे लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। बात समझ में आया? वे लोहा का उपयोग नहीं जानते थे, इसीलिए लोहा से वे लोग परिचित नहीं थे। 15वां क्वेश्चन, किस स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? आपको हमने बताया था कि 2 जगह से अग्निकुंड मिला है। कहां से? कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा से तो प्रॉपर 7 अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं एक लाइन में। 16वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। ये बात समझ में आया? 17वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण पूछे तो आपको बताना है बाढ़। मुख्य कारण पूछे तो आपको बताना है बाढ़, लेकिन सिर्फ कारण पूछे तो बहुत सारे हो सकते हैं। बाढ़, मौसम परिवर्तन यानी जलवायु चेंज, या हो सकते हैं सुनामी, आर्यों का आगमन, आग, ये सभी चीजें हो सकते हैं अगर कारण पूछे, लेकिन मुख्य कारण सिर्फ एक है बाढ़। चलिए, सबसे वैलिड भी है। 18वां क्वेश्चन, नक्काशीदार ईंटें किस स्थल से मिली? आपको पता है कि वजन वगैरह मापने के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वजन वगैरह मापने के लिए प्रयोग होता होगा नक्काशीदार ईंटों का। वो कहां से मिला? तो वो मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से। चलिए, 19वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जहां निचला भाग भी किलेबद्ध था, यानी कि कालीबंगा एक ऐसा जगह है जहां पर निचला भाग भी जो था वो घिरा हुआ था, दीवार से घिरा हुआ था, किला बना हुआ था ताकि वो सुरक्षित रहे। 20वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तांबा तो जानते थे, तांबा में ही तो टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता था, ये भी जानते थे। लोहा नहीं जानते थे। बात समझ में आया? किस चीज को नहीं जानते थे? लोहा नहीं जानते थे। ठीक है, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। डी ऑप्शन काट दीजिएगा। आप सोना जानते थे कि नहीं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किससे निर्मित था? तो मोहनजोदड़ो का जो बृहद स्नानागार था, बहुत बड़ा जो नहाने का जगह था, बाथरूम था, यानी कि स्नान घर था, वो ईंट का बना हुआ था। वो किस चीज का बना हुआ था? वो ईंट का बना हुआ था। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता के नगर जो थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, यानी कि ग्रिड पद्धति पर, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, समकोण पर काटती थी, यानी कि सीधी लाइन में सड़क बनी हुई थी और घर भी जो है वो सीधी लाइन में बनी हुई थी। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मकान किससे बनाते थे? तो वो पकी हुई ईंट से बनाते थे। 24वां क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के जल निकास प्रणाली कैसी थी? बहुत ही विकसित थी, अत्यंत विकसित थी। 25वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा भाव चित्रात्मक लिपि, ऐसी लिपि जिसमें कि फोटो के जरिए लिखा जाता था और जिसका जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब जो लिखा तो गया है लेकिन उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक अपठनीय है, मतलब इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखिएगा, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आपको हमने बताया कि लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। लोथल पोर्ट सिटी है, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा कि लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है जहाज निर्माण और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है जहाज निर्माण और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। 19वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है चीन से नहीं करते थे, मिस्र से नहीं करते थे। उस टाइम मिस्र नहीं था, बल्कि उस टाइम पे क्या था? मेसोपोटामिया था। क्या था? रोम से नहीं करते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया से, ईरान से
और अफगानिस्तान से व्यापार करते थे। अफगानिस्तान से व्यापार करते थे। बात समझ में आया? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। 31वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य धातु क्या थी? तो मुख्य धातु जो है वो कांसा थी। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते थे? तो लोगों के पास कोई प्रॉपर मुद्रा नहीं थी, बल्कि क्या था, वो मोहर का इस्तेमाल करते थे। सिक्का नहीं था, कागज मुद्रा नहीं था, धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि मोहर का इस्तेमाल करते थे, सील का इस्तेमाल करते थे। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? तो सिंधु सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है कुबड़ वाले सांड को पवित्र मानते थे, कुबड़ वाले सांड को पवित्र मानते थे। और 35वां क्वेश्चन, मकान संभवतः कितने मंजिल के होते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो मकान थे वे 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे, जो ईंटों के बने हुए थे। हर एक घर में जो है स्नान घर, कुआं, नाली वगैरह बना हुआ था। तो दोस्तों यहां पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा कंप्लीट, पूरा थ्योरी प्लस पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 2 लेक्चर में पूरा इतिहास जो है हम इसी तरह से पढ़ाएंगे। और भी सब्जेक्ट हम धीरे धीरे देखते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।